नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, अपना जो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट वाला टॉपिक है उसके बारे में आज आपकी लास्ट क्लास है। कुछ बची हुई बातें हैं उनसे आपको अपडेट कर रहा हूं। देखिए, आप एक नियम लिखना। लिखो बच्चों, सेंटेंस नंबर 1 ये क्या है मैं थोड़ा ठहर के समझाऊंगा। सेंटेंस नंबर 1 लिखो आप। Neither I nor he was neither I nor he was present at the party. Neither I nor he was present at the party. Neither I nor he was present at the party. ओके बच्चों, पहला सेंटेंस है ना। कुछ गलती होगी तो फिर बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरा देखना आप। Either you or I are mistaken. Either you or I are mistaken. आइए वाला सेंटेंस। Not only, उतारना बच्चों। Not only Asaram but also his, not only Asharam but also his family members, not only Asharam but also his family members was involved in the malpractices. ओके बच्चों, आगे वाला लिखो। लिखते चलना है। आवर हैप्पीनेस और सोरो, आवर हैप्पीनेस और सोरो आर largely due to our own actions. ओके बच्चों, मैं एक एक चीजें आपको समझाता हूं, उतारे आप। क्या है? Neither I nor he was present at the party is the first sentence. दूसरा है either you or I are mistaken is the second sentence. Not only Asaram but also his HIS family members was involved in the mal practices. MALPRACTICES। और अंतिम सेंटेंस है our happiness or sorrow are largely due to our own actions. देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना। पहला सेंटेंस है कि neither I nor he was present at the party. पहला सेंटेंस समझो आप। पहली बात तो बच्चों ये समझो, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो एकाधिक नाउन या प्रोनाउन के संयोग से बना है। समझ में आ रही है? अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के संयोग से बना है, तो आपको बच्चों ये देखना चाहिए कि आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को अगर जोड़ा है नाइदर नोर से। एन का मतलब क्या होगा? ये पहला शब्द है बच्चों, नैनो का मतलब, एन का मतलब होगा नाइदर नोर। समझ गए? नाइदर नोर यानी होता है न तो नहीं। ई का मतलब समझ गए बच्चों? आइदर और, इसका मीनिंग होता है या तो या। ये जो एन है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होगा?
नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ध्यान से सुनो, नॉट ओनली बट आल्सो आर द कोरिलेटिव्स। नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉट ओनली बट आल्सो कोरिलेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस की एक पार्ट में अगर नॉट ओनली का प्रयोग हुआ है तो दूसरे वाले पार्ट में बट आल्सो जरूर आएगा, परंतु बच्चों कभी कभी नहीं आता है। मैं बताता हूं आपको कब नहीं आता है। देखो आप, नॉट ओनली, मैं इस सेंटेंस को यह भी कह सकता हूं कि नॉट ओनली आशाराम, नॉट ओनली आशाराम बट हिज फैमिली मेंबर्स वर इन्वॉल्व्ड इन द माल प्रैक्टिसेज एज वेल। ऑल्सो के स्थान पर बच्चों कभी कभी एक दूसरा शब्द आता है, देखना, एज वेल, नॉट ओनली बट, ठीक है, और एज वेल लगा देते हैं। यानी कई बार नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो का प्रयोग न करके एज वेल का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एज वेल का मतलब भी होता है। ओके, समझ में आ गया है, तो आपको समझाया गया। और बच्चों ये जो अंत में आ रहा है ओ, इस ओ का मायना क्या होगा, इस ओ के मीनिंग हो, इसका मायने होगा और, ठीक है। समझाने वाली बात यह है कि इफ यू कनेक्ट टू और मोर सब्जेक्ट्स, इफ यू कनेक्ट टू और मोर सब्जेक्ट्स, और इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज कंजंक्शंस। नंबर 1 नाइदर नॉर, न तो नहीं। नंबर 2 आइदर और, या तो या। नंबर 3 नॉट ओनली बट आल्सो, या नॉट ओनली बट एज वेल। ओके, और अंत में क्या बताया, और। अगर आपने इन चारों कंजंक्शंस की सहायता से दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ा है बच्चों, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा किसके अनुसार आएगी, आप जानते हैं इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार या दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। देखो, पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन में कहा था कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यह वर्ब आएगी दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात वर्ब जो है यहां पर अपने पास वाली सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब के पास कौन सा पढ़ रहा है, देखो आप, वर्ब के पास कौन सा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, इसके अनुसार ही आनी चाहिए थी। तो नाइदर आई नोर ही वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, प्रथम दृष्टिया ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, परंतु वास्तव में सही है नहीं। क्या बोला मैंने, प्रथम दृष्टिया, एट प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया ये जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये शुद्ध है नहीं। उसका कारण क्या है बच्चों, आप समझना, अगर किसी वाक्य में प्रोनाउन के बारे में एक नियम है, आपको पता है ना प्रोनाउन का नियम क्या है। प्रोनाउन का ऑर्डर जो होता है बच्चों वो इस तरीके से होता है, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर होता है 2, 3, 1। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर वाक्य में पाप भूल दोष का भाव है तब उनका ऑर्डर होता है 1, 2, 3। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में पार्टी में मौजूद होना कोई पाप नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, 2, 3, 1। सबसे पहले सेकंड पर्सन, लेकिन आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन तो है नहीं। उसके बाद थर्ड पर्सन, तो बच्चों ये जो ही है ना ये यहां आएगा, समझ में आ रही है। और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, ये आई बच्चों यहां जाएगा। आपका सेंटेंस देखना, नाइदर ही नॉर आई, और आई को आपको पता आई के साथ में क्या आता है, आप जानते हैं आई के साथ में तो पास्ट में हमेशा वाज आता है। आई के साथ में मैंने कहा था कि आई तथा यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है। अपवाद सिर्फ यह है कि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में इज नहीं अपितु एम का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस में आई के साथ वर नहीं अपितु वाज का प्रयोग होता है। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। देखना आप, नाइदर ही कैसे शुद्ध करोगे इस वाक्य को, प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे, नाइदर ही, क्योंकि वो नियम देखो 2, 3, 1 वाला नियम ध्यान दो। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन पीपी, पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो बच्चों जनरली उनका ऑर्डर 2, 3, 1 होता है, परंतु अगर सेंटेंस में पाप भूल दोष का भाव है तब उनका ऑर्डर 1, 2, 3 होता है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस में पाप भूल दोष का भाव नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर रहेगा 2, 3, 1। 2 इसमें नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन इसमें है ही पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन आई बाद में आएगा। शुद्ध वाक्य क्या बना, नाइदर ही नॉर आई वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, न तो पार्टी में मौजूद था न वो मौजूद था। आगे देखना, आइदर यू और आई आर मिस्टेकन, आइदर यू और आई आर मिस्टेकन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा क्रम रहना चाहिए, आइदर यू और आई आर मिस्टेकन। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं कि ये आपने लिखा आइदर यू और आई आर मिस्टेकन, परंतु इसमें एक चीज समझे आप, क्या कि ऑर्डर कौन सा रहेगा इसमें, ऑर्डर तो ठीक है, परंतु ये जो वर्ब है ना बच्चों ये वाली देखो आप, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने पास वाले कर्ता के अनुसार आती है, और पास वाला कर्ता क्या है इसमें आई है, तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए, आई के अनुसार तो प्रेजेंट टेंस में एम आना चाहिए। शुद्ध वाक्य बन गया आइदर यू और आई एम मिस्टेकन, या तो गलती तुमसे हुई है या मुझसे हुई। आइए वाला देखना, नॉट ओनली आशाराम बट आल्सो हिज फैमिली मेंबर्स,
नहीं केवल आशाराम बल्कि उसके परिवार के सदस्य भी जो थे वो दुराचरण में, माल प्रैक्टिसेस के अंदर संलिप्त थे। ऐसा एक वाक्य है, ये काल्पनिक है आशाराम, ठीक है ना। तो देखना आप, नॉट ओनली आशाराम बट आल्सो हिज फैमिली मेंबर्स। आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें एक सब्जेक्ट तो कौन सा आ गया, ये आ गया आशाराम। दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा आ गया हिज फैमिली मेंबर्स। आप जानते हैं ये दूसरा वाला प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। वो आज के अंत में तो ऐसा आ रहा है, क्या बताया था आपको कि सिंगुलर वर्ब साधारणतः वह होती है जिसके अंत में ऐसा आता है। तो हमें सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए, शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस शुद्ध हो गया, नॉट ओनली आशाराम बट आल्सो हिज फैमिली मेंबर्स वर इन्वॉल्वड इन द माल प्रैक्टिसेस। अंतिम वाक्य है बच्चों, आवर हैप्पीनेस और सोरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारी खुशी और हमारा गम बहुत बड़ी हद तक हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम होता है। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस इनटू हिंदी। समझ में आ रहा है, ये वाक्य का शुद्ध हिंदी में अनुवाद क्या है, हमारी खुशी और हमारा गम। कोई आदमी बहुत सुखी है, कोई आदमी बहुत दुखी है, ठीक है, और हम अपनी तकदीर को कोसते हैं, हम परमात्मा को कोसते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य अपने भाग्य की नौका का स्वयं कर्णधार है, मनुष्य अपने भाग्य की नौका का स्वयं कर्णधार है। ऐसे में हम अपनी खुशी और हमारे गम के लिए बहुत बड़ी हद तक, लार्जली बहुत बड़ी हद तक हम क्या है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्टेट। हमारी जो दशा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। क्या सेंटेंस देखो बच्चों, एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट आवर हैप्पीनेस। कौन सी संज्ञा, ये बच्चों भाववाचक संज्ञा, अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये कौन सी संज्ञा है बच्चों, सोरो। सोरो माने दुख होता है, दुख। गम तो एक गम, दो गम, तीन गम, ऐसे नहीं होता। गम जो है, गम का मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो आपने देखा बच्चों कि और से आपने जोड़ा है, और से आपने दोनों को जोड़ा, एक तो इसको जोड़ा, एक इसको जोड़ा, तो वर्ब तो इसके अनुसार आएगी। सोरो तो अनकाउंटेबल है, और जो बच्चों अनकाउंटेबल होते हैं दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे कैन नेवर बी चेंज्ड इनटू प्लूरल, और उनको प्लूरल में बदला नहीं जा सकता। और जब बदलते हैं तो कुछ परिवर्तन करके बदला जा सकता है, परंतु साधारणतः नहीं बदला जा सकता। तो क्या किया आपने, यहां पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। आप जानते हैं बच्चों सिंगुलर वर्ब वह होती है जो अपने अंत में साधारणतः एस लेकर के आती है। आपका वाक्य शुद्ध हो गया है। नियम बच्चों यह है कि अगर आपने दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो या और से जोड़ा है, तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा बाद वाले कर्ता अर्थात अपने पास वाले कर्ता के अनुसार आती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा ये वाला नियम आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। आगे वाला नियम समझा, देखो आप, सेंटेंस लिखना बच्चों, क्या है सेंटेंस, देखो 10 लिखो किलोमीटर्स। क्या बोला मैंने, 10 किलोमीटर्स आर नॉट ए बिग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स आर नॉट ए बिग डिस्टेंस, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी आजकल कोई खास दूरी नहीं होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, 5 years are not a 5 years are not a long period. 5 years are not a long period in the history of a country. In the history of a country. ओके, आगे लिखो 50,000 rupees. 50,000 rupees are a big sum for someone like me. ओके बच्चों, बस उतार लो, तीनों सेंटेंसेस को उतार लो और नियम को समझो क्या है नियम। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस है आपका 10 किलोमीटर आर नॉट ए बिग डिस्टेंस दीज डेज। इन दिनों 10 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती है। 5 years आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री। एक देश के इतिहास में 5 वर्ष की अवधि
कोई ज्यादा बड़ी अवधि नहीं होती है। 50,000 रुपीज आर ए बिग सम फॉर समवन लाइक मी। किसी मेरे जैसे के लिए 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। किसी मेरे जैसे के लिए 50,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। नियम बच्चों ये है, अगर सेंटेंस में TDM, टाइम डिस्टेंस एंड मनी, टी का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम। उसी तरीके से डी का मतलब डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, और एम का मतलब होता है बच्चों मनी। समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर टाइम डिस्टेंस या मनी का प्रयोग हुआ है, ध्यान सुनना, 10 किलोमीटर्स को बच्चों आप यहां 10 किलोमीटर्स मत मानो, यहां इसको डिस्टेंस माना गया है। यहां 10 किलोमीटर्स का प्रयोग आपने डिस्टेंस के सेंस में किया है, उसी तरीके से 5 इयर्स का प्रयोग आपने पीरियड के सेंस में किया है, उसी तरीके से 50,000 रुपीज का प्रयोग आपने सम के सेंस में किया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम डिस्टेंस या मनी का प्रयोग, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम का मतलब समझ गए आप, टाइम का प्रयोग, आप समय का प्रयोग जो है आप पीरियड के सेंस में करते हैं, अवधि के अर्थ में करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किलोमीटर्स का प्रयोग आप डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, ठीक है। किसी करेंसी का प्रयोग, किसी मुद्रा का प्रयोग आप सम अमाउंट के सेंस में करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है बच्चों? ऐसी स्थिति में आपको इनको सिंगुलर मानना चाहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर को यहां पर आपने फासला माना है और फासला एक वचन होता है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। 5 इयर्स या इज का प्रयोग होगा, इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड, क्योंकि यहां बात पीरियड की है। जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू पीरियड आएगी, डिस्टेंस के अनुसार आएगी, इनके अनुसार नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी सेंटेंस में TDM का भाव है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है क्या है, टाइम डिस्टेंस या मनी को बताने वाला कोई शब्द है, ठीक है, और उसका प्रयोग आपने सिंगल यूनिट की तरह किया है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको उसके बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 50,000 रुपीज, यहां आर को काट के बच्चों क्या करना पड़ेगा? इज करना पड़ेगा। 50,000 रुपीज इज ए बिग सम फॉर समवन लाइक में, यानी किसी मेरे जैसे आदमी के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो इस तरीके से बच्चों उतार लीजिए आप इसको। ये आपका जो नियम है ये समाप्त हो गया है, और इसके बाद में बच्चों अगर ये उतार लिया आपने तो आपको आगे वाला नियम समझाता हूं, ठीक है। तो बच्चों आप ये देखें, ये आप उतारें, और बाकी आपको जो आगे वाला नियम है वो समझाने के लिए हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके।
देखो बच्चों, अधूरी बात आगे वाली समझा रहा हूं। इंडो रशियन, पहला सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान तुमको एक पुत्र रत्न दे। दूसरा, इंडो रशियन फ्रेंडशिप, इंडो रशियन फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। आगे she talks to me, she talks to me as if she was my boss। ओके, आइए देखना आप, he walks as though he was lame। अंतिम सेंटेंस, if I was the प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। ओके, इतना ही काफी है। उतारे बच्चों, उतारो आप इनको। हाँ बच्चों देखो आप, गॉड ब्लेस यू विद ए सन, इस सेंटेंस में बच्चों आपने देखा, इसका मीनिंग तो यह है कि ईश्वर आपको एक पुत्र रत्न प्रदान करें, परंतु आपने इसमें देखा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो गॉड है, और गॉड तो बच्चों सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन मैंने ब्लेस के अंत में ईएस नहीं जोड़ा है, जबकि कायदा यह था कि मुझे ब्लेस के स्थान पर ब्लेसेस करना चाहिए था। ओके, दूसरा, इंडो रशियन फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, भारत और रूस की मित्रता अमर रहे। इसमें बच्चों लिव को देखो, लिव को अंडरलाइन करो, ये जो लिव है इसमें मुझे क्या करना चाहिए था, आप देख रहे हो कि इंडो रशियन फ्रेंडशिप, भारत तथा रूस की मित्रता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसके अंत में एस जोड़ना चाहिए था, जो हमने नहीं जोड़ा है। ओके, आगे देखो, शी टॉक्स, टॉक्स तो बिल्कुल सही है, शी टॉक्स टू मी एज इफ, यहां तक सही है, वो मुझसे ऐसे बात करती है मानो शी वाज माई बॉस, जैसे मानो वह कोई मेरी बॉस हो, मेरी कोई अधिकारी हो, या बच्चों शी के बाद में वाज आ रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके देखो, ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, एज दो ही वाज लैम, जैसे मानो वह कोई लंगड़ा हो, विकलांग हो, और इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। तो देखो बच्चों, इन सारे सेंटेंसेस में कुछ गलतियां पहले हम वो पकड़ते हैं। गॉड ब्लेस यू विद ए सन, इसमें बच्चों ये माना कि गॉड सिंगुलर है, परंतु उसके बावजूद भी ये जो ब्लेस है ना, इसके अंत में ईएस नहीं जुड़ेगा। ये वाक्य जैसा है वैसा बिल्कुल सही है। वजह क्या है? वजह बच्चों दरअसल ये है कि इस गॉड के पहले एक शब्द है बच्चों मे, वह अंडरस्टूड है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू को कई बार हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू को हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, मैं उसमें अंडरस्टूड है। पर आप जानते हो जिस सेंटेंस में बच्चों मॉडल होता है, मॉडल, उस मॉडल की खास बात क्या होती है? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसके अंत में एस या ईएस कभी नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें अंडरस्टूड है। दूसरी एक बात और है कि इसमें कौन सा भाव है? आशीर्वाद का भाव है। ओके बच्चों देखना आप, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद का भाव है। दूसरा देखना, मैंने कहा कि इंडो रशियन फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, भारत तथा रूस की मित्रता अमर रहे। यहां पर आपने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो यहां भी बच्चों आप इसको एक बार मे मान के देखो, मे इंडो रशियन फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, मे इसमें अंडरस्टूड है। आगे चलना, शी टॉक्स टू मी एज इफ, वो मुझसे ऐसे बात करती है मानो शी, वाज को काट के बच्चों यहां पर वर्क करना पड़ेगा। यह माना कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी के साथ में वाज ही आना चाहिए था, परंतु बच्चों इसमें सेंटेंस के साथ देखो, शी टॉक्स टू मी एक काल्पनिक स्थिति वाला वाक्य है, वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मानो वह मेरे अफसर हो, मेरी अधिकारी हो। तो यहाँ बच्चों जो एज इफ शब्द आ गया है, इफ को पकड़ो, एज इफ को पकड़ो, एज दो को पकड़ो, अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में हुआ तो समझ लेना चाहिए कि वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है। और जिन वाक्यों में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव होता है बच्चों, उसको अंग्रेजी में हम सबजंक्टिव मूड कहते हैं। कौन सा मूड कहते हैं? सबजंक्टिव मूड। बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा अभी, सबजंक्टिव मूड कहते हैं। और बच्चों सबजंक्टिव मूड की यही खास बात होती है कि एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये है सबजंक्टिव मूड। देखना, शी टॉक्स टू मी एज इफ शी वर। नेक्स्ट, ही वॉक्स एज दो, एज दो आ गया, एज दो आने के कारण क्या करना पड़ेगा? यहां भी आपको
वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। इफ आई वाज, यहां बच्चों आई के साथ तो बेशक वाज ही आता था, परंतु यहां आपको वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। स्टार लगाओ और लिखो। अगर वाक्य में लिखना, अगर वाक्य में काल्पनिक स्थिति, अगर वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना, क्या बोला, अगर वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, इसे अंग्रेजी में सबजंक्टिव मूड कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सबजंक्टिव मूड कहते हैं। दोबारा समझो, क्या समझाया मैंने। अगर वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है, अगर वाक्य में काल्पनिक स्थिति या मनोकामना का भाव है तो ऐसे वाक्यों में नियम के विरुद्ध सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नहीं अपितु प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एंड सच एक्सप्रेशन इज नॉन एज सबजंक्टिव मूड इन इंग्लिश। और ऐसी अभिव्यक्ति को, ऐसी अभिव्यंजना को अंग्रेजी में सब्जेक्टिव नहीं बोला मैंने, सबजंक्टिव, देखो क्या लिखा है मैंने, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव, सबजंक्टिव मूड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति की मनोदशा है वो प्रकट होती है, इसलिए क्या है, इसको अंग्रेजी में आप सबजंक्टिव मूड कहते हैं। और सबजंक्टिव मूड वो होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट भी प्लूरल वर्ब लेता है। इस तरीके से बच्चों ये नियम समाप्त। आगे वाला नियम समझो, क्या आगे वाला नियम, आगे बच्चों एक बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो आपको मोर देन वन के बारे में मैंने क्लियर किया था। मोर देन वन क्या होता है, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुवचन। एक से ज्यादा का देखो दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, वाले लिखवा दिया मैंने, मोर देन, इसकी खास बात है बच्चों, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहां पर पीएस प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ध्यान सुनो, मोर देन वन पर्सन, यहां पर वर्ब नहीं आएगा, वाज आएगा। मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट, मोर देन वन पर्सन्स या मोर देन 10 पर्सन्स, प्लूरल है ना, तो मोर देन 10 पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। मोर देन के बाद आने वाला नाउन अगर एक वचन है तो वर्ब को भी एक वचन होना चाहिए, और मोर देन के बाद आने वाला नाउन अगर बहुवचन माने प्लूरल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। आगे समझो बच्चों, ये बच्चों एक शब्द है नथिंग बट, देखना आप, नथिंग बट ट्रीज वर सीन देयर। सेंटेंस उतारो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आगे वाला सेंटेंस देखो, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ओके, कभी कभी फेयर के स्थान पर बच्चों रिवार्ड भी आता है। ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवार्ड। अब समझो, आप जो नियम समझाने वाली बात है बच्चों वो ये है, आप तो जानते हैं कि बट का मतलब लेकिन होता है, बट का मतलब बेशक लेकिन होता है बच्चों, पर आपको मैंने ये भी तो समझाया था कि ये जो बट है ना, इसका एक मीनिंग तो लेकिन होता है, और जब लेकिन होता है तो ये किसका काम करता है, कंजंक्शन का। लेकिन बट का मतलब क्या होता है, के सिवा, के सिवा ये मतलब भी होता है, और जब ये के सिवा का मतलब देता है तब ये प्रीपोजिशन का काम करता है। उदाहरण देता हूं, शी डज नथिंग बट सुपरवाइज द वर्क, वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ काम को सुपरवाइज करती है, यानी काम को सुपरवाइज करने के सिवा, करने के अलावा वह कुछ नहीं करती है। यहां पर बच्चों आपने देखा कि ये बट आ रहा है, यहां आपने देखा कि बट आ रहा है और दोनों का मीनिंग के सिवा है। देखो आपको एक पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, ये नाउन है, ये प्रेप है, और उसके बाद में नाउन। आप ये तो जानते हो, समझ गए। जब किसी नाउन के बाद, जब आप दो या दो से अधिक नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो बच्चों वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, पहले वाले नाउन के अनुसार। पहला एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, और पहला वाला नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आप देख रहे हैं कि बट के पहले क्या आ रहा है, नथिंग, बट के पहले नथिंग आ रहा है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ये हमेशा सिंगुलर होता है, नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है। नथिंग इज डन ऐसे बोलते हैं, नथिंग, नथिंग आर डन ऐसे कभी नहीं बोलते, नथिंग। ठीक है बच्चों, नथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नथिंग शब्द है बच्चों, इसको आपको हमेशा सिंगुलर मानना पड़ेगा, और जब ये सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब को कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। पहला करेक्शन देख लेना, नथिंग बट ट्रीज
वाज सीन देयर, पेड़ों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, पेड़ों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये वाक्य है नथिंग। ठीक है बच्चों, इस नथिंग की बात भी आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखो एक शब्द लिखना, सीन बॉट। क्या होता है सीन बॉट? देखना बच्चों, ये जो एस है ना, ये एस ले लिया मैंने और एस से बनाया मैंने सम। बी का मतलब होगा बड़ी, बात को समझना। ई का मतलब एवरी, बी का मतलब बड़ी, ए का मतलब होगा बच्चों एनी और बी का मतलब बड़ी। ओके, एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब नो और फिर ये आ गया बड़ी। ये सारे एक वचन कहलाएंगे, सिंगुलर। आइए देखते हैं बच्चों। ओ, एस का मतलब क्या होगा? सम और ओ का मतलब वन। ई का मतलब वही एवरी और ये आ गया वन। ए का मतलब एनी और ये आ गया वन। एन का मतलब नो और ये आ गया वन, नो वन। कभी कभी बच्चों इसको नन भी कहते हैं संधि करने के बाद। ये सारे बच्चों क्या होंगे? ये सारे सिंगुलर। अब टी की बात करें, एस का मतलब सम और टी का मतलब थिंग, समथिंग। ई का मतलब एवरी और थिंग जोड़ दो, एवरीथिंग। समझ गए बच्चों? ए का मतलब एनीथिंग होगा, एन का मतलब नथिंग होगा। आप जानते हो समथिंग आर बेटर देन नथिंग, ये गलत है। शुद्ध क्या बनेगा? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं समझाना चाहता हूं बच्चों, ऑल दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। इन तमाम शब्दों को सिंगुलर माना जाता है। सीन बॉट, ट्रिक बताइए, ऊपर सीन बॉट कुछ नहीं है, ट्रिक है। दोनों को जोड़ा मैंने, सम बड़ी, एवरीबडी, एनी बडी, नो बडी। सम वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन या नन, फिर समथिंग, फिर उसके नीचे आएगा एवरीथिंग, फिर एनीथिंग। ऐसे एनीथिंग बनाओ और एन से बनेगा बच्चों नोथिंग। नोथिंग नहीं होता, नथिंग, नथिंग बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। ओके, तो ये बताइए बच्चों, एक बात ये भी है कि इन सबको सिंगुलर माना जाता है, परंतु ये देखो आप, नन बट देखना, द ब्रेव, ये ब्रेव है बच्चों। यहां पर एक दूसरा नियम ये समझ लो आप, देखो, द ब्रेव, सॉरी, द रिच कर दो आप इसको, क्या कर दो? द रिच, ठीक है, इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। द पुअर लीड्स ए मिजरेबल लाइफ। अब देखो बच्चों क्या है, आपने देखा ये एडजेक्टिव है और इसके आगे लगा दिया आपने द। आपने देखा ये एडजेक्टिव है और इसके आगे आपने लगा दिया द। आप जानते हो द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन। समझ गए? अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आपने द का प्रयोग कर दिया है तो बच्चों वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, वो प्लूरल माना जाता है और उसके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। कैसे? द रिच, या इसको काट के आर करना पड़ेगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द पुअर, बच्चों प्लूरल है, इस एस को हटाना पड़ेगा, शुद्ध वाक्य बन गया द पुअर लीड ए मिजरेबल लाइफ, यानी गरीब आदमी बड़ा दयनीय जीवन जीते हैं। या देखो आप, बट के पहले आ रहा है बच्चों नन। बट के पहले क्या आ रहा है? नन, और बाद में क्या आ रहा है? द ब्रेव। तो देखो बच्चों, नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसका मतलब यह हुआ कि वीरों के सिवाय और कोई नहीं है जो फेयर को डिजर्व करता हो, जो अच्छे के ऊपर अपना हक रखता हो। समझ गए? डिजर्व माने हकदार होना होता है, यानी ये बहादुर लोग होते हैं वही उत्तम वस्तु के हकदार होते हैं। जो अच्छी वस्तु है, रिवार्ड माने पुरस्कार, इनाम, इनाम के हकदार कौन होते हैं? वीर होते हैं, वीर भोज्या वसुंधरा। यानी जो वीर लोग होते हैं वो पृथ्वी पर शासन करते हैं, दे रूल ओवर द अर्थ, वे पृथ्वी के ऊपर शासन करते हैं। तो बच्चों देखने और समझने वाली बात यह है कि इसके पहले क्या आ रहा है? नन आ रहा है। बात यह है कि नन को सिंगुलर माना जाए या प्लूरल। इस नियम के अनुसार तो नन सिंगुलर होता है, तो क्या करना पड़ेगा? डिजर्व के अंत में आपको एस जोड़ना पड़ेगा। परंतु बच्चों एक नियम आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नन एक ऐसा शब्द है कि इसे सिंगुलर भी माना जा सकता है और इसे प्लूरल भी माना जा सकता है। सेंटेंस से क्लियर करता हूं, लिखो, नन ऑफ देम स्मोक। सेंटेंस उतारो, नन ऑफ देम स्मोक, नन ऑफ देम स्मोक। देखो यह है नन ऑफ देम, ये है बच्चों स्मोक। ओके, दोबारा लिखो, नन ऑफ देम
नन ऑफ देम स्मोक्स, और बोर्ड की तरफ देखो। देखो बच्चों, उनमें से कोई भी धूम्रपान नहीं करते हैं, उनमें से कोई भी धूम्रपान नहीं करता है। आपने देखा ऑफ एक प्रेप है, इसके पहले नन आ रहा है, बाद में देम आ रहा है। फिर आपने देखा जी ऑफ तो एक प्रेप है, इसके पहले नन आ रहा है और इसके बाद में क्या आ रहा है, देम आ रहा है। तो क्रिया तो बच्चों नन के अनुसार आएगी ना, तो स्मोक भी आ सकती है, स्मोक्स भी आ सकती है। बात को समझो, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर नन का प्रयोग हुआ है तो बच्चों नन को सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है, इसलिए बोथ आर राइट। अगर नन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो उसके पश्चात आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है ये करीब करीब जो है अपने अंत की तरफ है, और कुछ एक दो शब्दों की जानकारी आपको देके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप सेंटेंस लिखो बच्चों, एक शब्द लिखो, दिस न्यूज आर नॉट करेक्ट। ये खबर जो आप लेके आए हो ये सही नहीं है। ओके, आइए देखो बच्चों, द वेजेज ठीक है ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। गुनाहों की कमाई या गुनाहों का अंजाम मौत होता है। आइए देखो बच्चों, मैथमेटिक्स आर ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग का मतलब नंबर पूरे में पूरे आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के अंदर आप चाहे कितना भी कर दो गुरुजी, राइटिंग के, ठीक है, वर्तनी से संबंधित कुछ अंक तो आपके काट ही लेंगे, पर गणित में 100 में 100 नंबर भी आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो तीनों बातें, दिस न्यूज आर नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समाचार है ये सही नहीं है। या बच्चों न्यूज के अंत में एस जुड़ा हुआ देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूज तो सिंगुलर ही होता है और अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। शुद्ध वाक्य ये है, दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। तीसरा, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। गुनाहों की कमाई या गुनाहों का अंजाम मौत होता है। ये देखो बच्चों, ये प्रेप है ना, इस प्रेप के पहले आ रहा वेजेज और उसके बाद आ रहा है सिन। तो इस वेजेज को देख करके बच्चों आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब इसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी। वेजेज का मीनिंग बच्चों मजदूरी होता है, मजदूरी, और मजदूरी होता है तो यहां पर कौन सी वर्ब आनी चाहिए, यहाँ ई जानी चाहिए। बहुत ये सेंटेंस कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। गुनाहों की कमाई मौत होती है, बाइबल में से लिया हुआ वाक्य है। दिस सेंटेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होली बाइबल। ये पवित्र बाइबल में से लिया हुआ सेंटेंस है। आगे देखना आप, मैथमेटिक्स आ रहे स्कोरिंग सब्जेक्ट, या बच्चों गणित के अंत में आ रहा है एस। इससे कंफ्यूज मत हो आप, इसको सिंगुलर माना जाएगा और उसके बाद में कौन सी वर्ब आएगी, ई जाएगी। मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। नियम क्या है बच्चों, नियम ये है, न्यूज ऑलवेज सिंगुलर। लिख लेना, न्यूज ऑलवेज सिंगुलर। ओके, अब बात आती है बच्चों वेजेज की और मैथमेटिक्स की। ये वेजेज है, ठीक है बच्चों, ये वेजेज, ठीक है। और दूसरा है मैथमेटिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स। इनके बाद में बच्चों सामान्यतः सिंगुलर वर्ब आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर मैथमेटिक्स के पहले आ गया कोई पजेजिव, समझ गए। जैसे मैं आपको कहूं कि माई मैथमेटिक्स, माई बोल दिया मैंने, माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, तब आ रहेगा। क्योंकि बच्चों जब मैथमेटिक्स के पहले आप क्या करते हो, माई का प्रयोग कर देते हो, किसी पजेजिव का प्रयोग कर देते हो, तो उसका मीनिंग चेंज होकर के उसका मीनिंग हो जाता है कैलकुलेशन। तो माई कैलकुलेशंस, माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, यानी मेरे कैलकुलेशन बड़े कमजोर हैं। उसी तरीके से बच्चों जो वेजेज है, तो वेजेज का मीनिंग अगर मजदूरी है, दो मतलब होते हैं इसके, देयर वेजेज आर वेरी लो, उनकी मजदूरी जो है बहुत कम है। एक अगर मजदूरी के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है और उसके पहले पजेजिव आ रहा है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन बच्चों अगर इसका मीनिंग अंजाम है, अगर वेजेस का मीनिंग अंजाम है या परिणाम है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, तो ये बात है। और आज की जो आपको अंतिम बात बताने वाली है बच्चों, वो देखो, तीन शब्द देख लो, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। PCC, पीपल, इसमें एस नहीं जुड़ेगा। केटल, इसमें एस नहीं जुड़ेगा। चिल्ड्रन,
इसमें एस नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वो शब्द है बच्चों तीनों जिनमें एस नहीं जोड़ना चाहिए, एस या ईएस कभी नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं और अपने बाद जो वर्ब लेते हैं बच्चों वो प्लूरल लेते हैं। जैसे पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, आर आ रहा है। उसी तरीके से द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर आ रहा है। उसी तरीके से चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, आर आ रहा है। तो बच्चों ये वो शब्द हैं जिनके अंत में आपको एस जोड़ करके इनका प्लूरल कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो होते ऑलरेडी ही प्लूरल हैं और इनके बाद जब भी वर्ब आएगी तो दैट शैल, द वर्ब शैल ऑलवेज बी प्लूरल। ओके बच्चों, नमस्कार।